जी हाँ, इससे पहले कि हम अपने इंडिया का सवाल कार्यक्रम की ओर बढ़े, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी। सुनवाई के 7वें दिन एडवोकेट जनरल रख रहे हैं पक्ष। एजी ने केरल के सबरीमाला मामले के फैसले का किया जिक्र। पोशाक या खाना धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच कर रही है सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार का पक्ष रहे एजी ने कहा पोशाक और खाना ये अपने आप में धर्म का हिस्सा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल बेंच कर रही है सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले को लेकर फुल बेंच कर रही है सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर। कर्नाटक से धधक रही हिजाब की आग देश में फैल चुकी है। रार ठानेंगे, कानून नहीं मानेंगे। जी हां, रार ठानेंगे, कानून नहीं मानेंगे। हिजाब की आड़ में आग, हिंसा को लेकर है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। हिजाब पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक के शिवमोगा में कल जो हुआ, उसके बाद ये कहा जा सकता है ये विवाद अब जानलेवा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल शिवमोगा में एक शख्स ने हिजाब के विरोध में पोस्ट किया और उसके बाद उस शख्स की हत्या हो गई। जी हां, पोस्ट किया था, उसके बाद हत्या हो गई। इस हत्याकांड के बाद शिवमोगा उबल रहा है, धधक रहा है। विरोध प्रदर्शन और आगजनी का सिलसिला जारी है। जी हां, चल रहा है। तो इस बीच पुलिस ने हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे हिजाब हत्या और उसके बाद हो रहे हंगामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। उनसे चर्चा होगी, बहस होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए हिजाब को लेकर इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। हिजाब पर हंगामा अब जान ले रहा है। कर्नाटक में बजरंग दल के हर्षा की हत्या। कानपुर वाराणसी में हिजाब पर बढ़ा बवाल। कर्नाटक पिछले 1.5 महीने से हिजाब की आंच में झुलस रहा है। हिजाब के साथ स्कूलों में एंट्री का मामला अब खिंचता जा रहा है। सियासी ही नहीं, अदालती लड़ाई भी जारी है। लेकिन कर्नाटक में रविवार को हिजाब के विरोध में एक लड़के की जान चली गई। कर्नाटक के शिवमोगा में रविवार रात 9 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 26 साल के हर्षा ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर हिजाब का विरोध किया था और भगवा गमछे के समर्थन में पोस्ट लिखा था और हत्या को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद सामने आया, जिसके बाद बजरंग दल काफी सक्रिय है। हिंदू संगठन लगातार हिजाब का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हर्षा की हत्या में साजिश का शक गहरा गया है। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ भी बोलने से बच रही है। वही शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की खबर जैसे ही फैली, शिवमोगा में तनाव बढ़ गया। बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। हालात न बिगड़े, इसके लिए शहर में भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद हर्षा के शव को पुलिस सुरक्षा के बीच उसके घर लाया गया। हर्षा का शव जब उसके घर ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस के साथ कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता साथ चल रहे थे। वो नारेबाजियां कर रहे थे। शिवमोगा में कई जगहों पर उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। सिगेहट्टी इलाके में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। बढ़ते हंगामे को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। शिवमोगा में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए।
राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र हर्षा के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। परिवार वालों को ढांढस बढ़ाया। हिजाब के विरोध से ही हर्षा की हत्या हुई, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर सियासी दांव और जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के पंचायती राज्य मंत्री ईश्वरप्पा ने हर्षा की हत्या में एक खास समुदाय के लोगों का हाथ होने का दावा किया। ಮದುವೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ भगवा ध्वजವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ। हिजाबी फसाद में ओवैसी भी खुलकर टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने हिजाब के समर्थन में एक बार फिर बयान दिया। तुमको मुझे गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? नीचे गिर जाऊंगा, नहीं हम ज्यादा न पाएंगे तो अपने गरीब के आगे जानों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने जिंदा रहेंगे। कर्नाटक से पनपे हिजाब विवाद के चलते कानपुर में खूनी संघर्ष हो गया। हिजाब मामले में दो समुदाय के बीच बहस हुई और मजहबी टिप्पणी विवाद का कारण बन गई। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे और इसमें आरएसएस के नगर प्रचारक का सिर फूट गया। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस बीच शिवमोगा में एक युवक की हत्या के बाद बवाल और बढ़ सकता है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हिजाब को लेके चल रहे दंगल में दंगल गर्ल जायरा वसीम भी कूद पड़ी हैं। आखिर क्या बोल रही हैं, ये हम अपनी चर्चा और बहस में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें। जी हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा से हिजाब मामले पर की है बात। आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं और फिर करेंगे इंडिया का सवाल। सर, जिस तरीके से पूरा ये मुद्दा चल रहा है, इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में यदि आपको विरोध करना है तो उसके रास्ते होते हैं। हिंसा अख्तियार करना और हत्या की राजनीति करना ये किसी भी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश का हिस्सा नहीं है। जिस प्रकार से जिहादी आतंकवाद एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर अपना सर उठा रहा है, वो दिखाता है कि इस देश में ऐसे तबके पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और इसको पिछले दशकों में पाला पोसा गया है, जो आज अपना सर उठा रहा है। इन्हें कुचल देने की आवश्यकता है। सर, आज जिस तरीके से देखें, शिवमोगा में रविवार रात को बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, फेसबुक पर महज एक पोस्ट लिखने की वजह से, लगता क्या है कि इसके पीछे सर कौन से लोग हैं? हालांकि वहाँ तो कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन आप लोग किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, मैंने कहा कि इस केरल में टीटी जोसेफ का हाथ काट दिया गया, चूँकि उन्होंने जो प्रश्न चुना था वो किसी खास समुदाय को अच्छा नहीं लगा था। ठीक उसी प्रकार से कमलेश तिवारी के बयानों के कारण उनकी हत्या कर दी गई और आज बजरंग दल के कार्यकर्ता की अभी हत्या होती है। तो ये दिखाता है कि एक ऐसा वर्ग है जो अपनी बात को कहने के लिए और अपनी बात को मनवाने के लिए सिर्फ एक रास्ता जानता है, हिंसा का। ये जिहादी हिंसा है। ऐसी ताकतों को लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के अंतर्गत कुचल देने की आवश्यकता है। सर, उसके परिवार से अगर बात करें, हर्ष के परिवार से जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई है, क्या आप लोग या संघ की तरफ से या बजरंग दल की तरफ से कोई मिलने भी आप लोग पहुंचने वाले हैं? उस कर्नाटक के अंदर सरकार से कुछ मुलाकात है? देखिए, बजरंग दल अपनी तरफ से कर रहा होगा, विभिन्न संगठन कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की घटना घटती है तो संगठन तो इसके लिए करता ही है, लेकिन जो हत्या की घटना हुई है वो दर्दनाक है और बहुत ही एक गलत संदेश देने वाली घटना है।
हिजाब के बहाने सर एक प्रोपोगेंडा नहीं लगता है कि हर जगह पर जो फैलाने की कोशिश चल रही है, और इसमें निकल कर क्या था कि पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है, आईएसआई के हाथ तक इसमें निकल कर के सामने आए थे। देखिए, हिंदू कोड बिल बना, कोई हिंसा नहीं हुई। ट्रिपल तलाक पर हम हटा रहे थे तो बहस हुई, लेकिन हिंसा नहीं हुई। लेकिन अब हिंसा का रास्ता अख्तियार करना इसी समुदाय के लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का लोकतंत्र में अधिकार होता है। उस अधिकार से इतर जाकर हिंसा को अख्तियार करना, ये कोई भी लोकतांत्रिक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश सिन्हा जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि पूरी तरीके से ये जो हिजाब को लेकर के हिंसा यहाँ पे लगातार की जा रही है, और धीरे धीरे जो ये हिंसा है ये शहर के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है, और पूरे इस हिंसा में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई है। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। राकेश सिन्हा से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा। और इस बीच एक और बड़ी खबर कर्नाटक शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद बवाल। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगजनी और पथराव किया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवमोगा में बढ़ता तनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवमोगा में बढ़ता तनाव। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में तीन कथित आरोपी गिरफ्तार होने की भी जानकारी आ रही है। इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव के पास चलते हैं। गौरव, बड़ी खबर, कथित तौर पर 3 आरोपी गिरफ्तार की बात कर्नाटक पुलिस कर रही है। बिल्कुल, देखिए शिवमोगा के अंदर अगर बात करें तो बजरंग दल के एक 23 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बीती रात रविवार को उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद से हत्या का जो शक है वो विशेष समुदाय पर जताया जा रहा था। लगातार जो पुलिस है वो छानबीन कर रही थी। इसमें 4 लोगों के नाम निकल करके सामने आए थे मनीष जी, जिन 4 लोगों पर हत्या का शक जताया गया था। क्योंकि बजरंग दल की इकाई की अगर बात करें तो बजरंग दल के जो शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ता हैं, उनका ऐसा कहना है कि सरकार उनको पकड़ नहीं रही थी, हत्या के आरोपियों को। अभी खबर हमारे पास आ रही है कि 3 लोगों को इस पूरे मामले में पकड़ा गया है, और उनसे पूछताछ की जाएगी कि रात को किस बात को लेकर के रंजिश हुई थी और कहा सुनी पर हत्या क्यों कर दी गई, उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि इसमें एक नाम और है, वो भी एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है व्यक्ति, उसके साथ उसको भी पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है, उनसे पूछताछ की जाएगी। इस बीच आज पूरे इस मामले को लेकर के, क्योंकि वहां पर हिंसा का माहौल है, बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने भी एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि इस पूरे हत्या के पीछे जो है कुछ विशेष ताकतें हैं जो लगातार आग में घी डालने का काम कर रही हैं। इसके पहले बंगाल में भी कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, केरल में कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। तो इसको लेकर के एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन करने की जो तैयारी गौरव, जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है और देश में फैल रही है, अपने आप में चिंताजनक बात है, और इसीलिए इंडिया का सवाल है। हमारे साथ इस पर चर्चा, बातचीत और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ हैं। हमारे साथ बरखा त्रेहान, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बरखा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ योगिता भयाना, जी हाँ, योगिता भयाना सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं के हक को लेकर बढ़ चढ़ कर महिलाओं की बात कर, महिलाओं के लिए हक की बात करने वाली योगिता भयाना हमारे साथ हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब, शिक्षाविद हैं, कानून के जानकार हैं, और इसके साथ साथ बड़े शालीन और सभ्य तरीके से अपनी बात रखते हैं, ताहिरा हसन जी। ताहिरा जी भी सामाजिक कार्यकर्ता है। आप सबका स्वागत है। चिंता की बात है और यहां पर हम चिंतन करेंगे कि आखिर हिजाब की आड़ में जिस तरह से हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, क्या अब हिजाब जान लेने पर उतारू है? सबसे पहला सवाल अतीक साहब आप ही से मैं लेना चाहूंगा। हिजाब जान लेने पर उतारू दिखाई दे रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं अतीक साहब। मनीष जी, सबसे पहले मैं जो हर्षा है जिनका कत्ल किया गया है, उनके घर वालों के प्रति पूरी सहानुभूति मेरी है। इस तरह की घटना को रोकने के लिए
हम अपना खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन हिंसा किसी कीमत पे कबूल नहीं, चाहे वो हिजाब के लिए हो, चाहे किसी भी मामले के लिए। देखिए मनीष जी, हमारा ये लोकतंत्र सबसे अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। हमारी पार्लियामेंट्री डिबेट जो है वो सबसे अच्छी लोकतंत्र की डिबेट मानी जाती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल हमारा घटता चला जा रहा है, उसका रंग रूप ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। दूसरी बात अवस्थी जी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई मेरा हिंदू भाई हर्षा मारा जाता है तो आप उंगली उठा रहे हैं मुसलमानों की तरफ। तो बंगाल के अंदर कल एक हत्या हुई है जो कि CAA प्रोटेस्टर था, अनीस खान नाम का। क्या मैं उसको भी इस तरह का कम्युनल रूप दूं? नहीं, ये बर्दाश्त जैसी चीज नहीं है। हम जानते हैं पॉलिटिकल एंगल है इन तमाम मामलों के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज और बजरंग दल की आप बात कर रहे हैं अवस्थी जी, अगर बजरंग दल इसके अंदर शामिल है तो पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल है इसके अंदर। जी, डॉक्टर एच.एस. रावत अतीक साहब के मुताबिक अपने आप में ये एक सोची समझी साजिश है। अतीक साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा जो आप कह रहे हैं? जी, जब तक कि डॉक्टर रावत से जवाब लेते हैं, डॉक्टर रावत से जवाब लेते हैं। डॉक्टर रावत धर्माचार्य हैं। डॉक्टर रावत ओवैसी का आज एक बयान आया जिसकी क्लिप अगर आपके सामने टेलीविजन सेट है तो आपने हमारे पैकेज में देखी होगी डॉक्टर रावत, जिसमें वो कह रहे हैं दाढ़ी भी रखूंगा, टोपी भी पहनूंगा और बेटी से कहूंगा हिजाब पहनूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर रावत इस तरह से जो सियासत को सूट करे वो करना कहां तक जायज है? मनीष जी, जो ओवैसी साहब की जो स्टेटमेंटें हैं, इन स्टेटमेंटों ने इस हिंदुस्तान को बारूद के ढेर पे खड़ा कर दिया है। जिस दिन इस बारूद में चिंगारी लगेगी ना, इस देश में हिंदू और मुसलमानों का जो बुरा हाल ओवैसी के कारण होगा, पहले जिन्ना के कारण हुआ था, अब एक दूसरा जिन्ना ओवैसी पैदा हो गया है। इन दोनों भाइयों की वजह से जो इस देश में आग लगने वाली है, ये तो फ्लाइट पकड़ करके भाग जाएंगे या अंडरग्राउंड हो जाएंगे, किसी चूहे के बिल में छिप जाएंगे, लेकिन ये देश जलेगा। इसलिए इसकी जबान को खींचना और उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से बयानात आते रहे मनीष जी, तो निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर ये ऐसा बोलेंगे तो हम भी ये बोलेंगे कि हम पटका पहन करके जाएंगे, भगवा पहन के जाएंगे, हम भी कहीं ना कहीं वो टोपी पहन के जाएंगे कि जो भगवे रंग की होगी, और हम त्रिपुंड और तिलक लगा के जाएंगे, माला भी हमारे गले के अंदर होगी। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंटों का विरोध हर मुसलमान को करना चाहिए, हर हिंदू को करना चाहिए। अगर इसी तरीके की जहरीली ये वाणी अगर उगलते रहे तो वो समय दूर नहीं है मनीष जी कि जब बहुत बुरा होने वाला है। जिस दिन केंद्र सरकार कमजोर होगी, उस दिन हिंदू मुसलमान का जो हिंदुस्तान में कत्लेआम होगा, उसको शायद कोई, मैं ये कह सकता हूं, भयावह स्थिति होगी। इसलिए ओवैसी साहब को समझना चाहिए कि इस देश में रहना है, सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान को बराबर के भाईचारे के तौर पर रहना चाहिए जैसे पहले रह रहा था। अगर इस तरह की वाहियात बातें अगर अपने मुंह से उगलेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू धर्म के लोग भी उगलेंगे। अगर वो हिजाब पहनाने की अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे अपने हाथ में आप बजरंग दल वाला, आप त्रिशूल लेकर के चलिए, तलवार परशुराम वाली लेकर के, फरसा लेकर के चलिए, और अगर कोई कुछ बोलता है तो कत्लेआम कर दीजिए। लेकिन हम नहीं चाहते। हिंदुत्व जो होता है, हिंदू धर्म होता है, वो सबकी इज्जत करता है। इसलिए समझना होगा ऐसे जहरीले नागों के फनों को दबाना मनीष जी बहुत जरूरी है। अगर नहीं दबाया गया तो ये देश, मुझे लगता है, डॉक्टर रावत लोगों की वजह से जाएगा। डॉक्टर रावत, संविधान है, देश संविधान से चलता है एक विधान, और वही संविधान इस समय आप ये देखिए कि कर्नाटक के उच्च न्यायालय में इस वक्त लार्जर बेंच यानी कि फुल बेंच हिजाब को लेकर सुनवाई कर रही है। ताहिरा जी, बरखा जी, मैं आऊंगा आपके पास। ताहिरा जी, रार ठानेंगे लेकिन कानून नहीं मानेंगे। नहीं, देखिए मनीष जी, पहले तो मैं श्रद्धांजलि देती हूँ हर्षा को। एक नौजवान लड़के के जाने का दुख है और उनके परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है कि इस तरह से, और वायलेंस की, देखिए सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, मैं बराबर कहती हूँ,
वहाँ वॉयलेंस के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। कानून देखेगा। आपको डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, सिर्फ डेमोक्रेसी में वोट देने का नहीं है अधिकार, अपना प्रोटेस्ट, अपना डिसेंट करने का भी अधिकार है, लेकिन उसका अधिकार जो है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से है। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। संविधान सबसे बड़ा है और कानून जो है, देश का कानून जो है, लॉ ऑफ द लैंड, वो सबसे ऊपर है। और देश का कानून और जो संविधान है यही देश को आगे लेके चलेगा। अभी ये केस सब जुडिस है, लार्जर बेंच सुन रही है, दोनों पक्ष को पूरा राइट है कि अपनी बात रखें और डिस्कशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन एक सभ्य तरीके से हेल्दी होना चाहिए। जैसे अभी आप बता रहे थे कानपुर में हो गया, लाठी चल गई, ये किस तरह का डिस्कशन है? इस सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरह का डिस्कशन हो रहा है? मुझे लगता है इस पे एक्शन होना चाहिए, कौन, चाहे वो ओवैसी कह रहे हो या कोई और कह रहा हो। आखिर उनके खिलाफ जो हमारे यहाँ धारा है आईपीसी की, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आईपीसी की धाराएं हैं ना हमारे पास, 253 है, 253A है, तो इसको लागू करिए ना। जी ताहिरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्या लागू होगा क्या नहीं, इस पर अदालत फैसला सुनाएगी और सुनवाई जारी है। ताहिरा जी आप बने रहिए, मैं आपके पास आता हूँ। बरखा जी, नहीं, मेरा कहना है जो इस तरह के बयान दे रहा है, जी नहीं मनीष जी, आपने मेरी बात ही नहीं समझी। वो तो अदालत में, मैंने कहा सब जुडिस है, अदालत देगा, वो मान्य है, वो हर एक को मान्य होगा। मैंने कहा जो इस तरह के बयान दे, चाहे ओवैसी, चाहे जो भड़काऊ हो, हमारे पास धाराएं हैं, उनको लगाया जाना चाहिए। क्या पहली बार दिया क्या है उसका भी उन्होंने इंतजार करेंगे कि अदालत हजारों बयान है, आज तक क्या हो गया? हजारों बयान है उनके, आज तक कुछ हुआ? वो हमेशा ऐसे ही भड़काऊ बयान तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? आज ये तक सवाल नहीं हुआ। है, ये सवाल है कि क्यों नहीं है, उस पर एक्शन हो रहा है। जी चुनाव का माहौल है, इसलिए जुबान भी जहरीली हो जाती है। बरखा जी मेरा सवाल आपसे है, से चलता है वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बरखा जी मेरा सवाल आपसे है, की राजनीति है, इसीलिए इंडिया का सवाल है बरखा जी, इसीलिए इंडिया का सवाल है। और मेरा सवाल आपसे है बरखा जी, मेरा सवाल आपसे है, दंगल गर्ल जायरा वसीम कहती हैं कि ये विकल्प नहीं, जिम्मेदारी है हिजाब पहनना। देखिए जी, जायरा वसीम का तो आप कहना ही, बताना ही, बात भी करनी भूल जाइए। वो मैडम ऐसी हैं कि वो हर बात में उन्होंने कूदना है, जरूर आकर के कुछ ना कुछ बोलना है, जबकि उनको सिर पैर भी नहीं पता होता। एक लड़के के ऊपर ये पहले ही झूठा मोलेस्टेशन का केस फाइल कर चुकी हैं, जिस लड़के की पूरी फैमिली इन्होंने बर्बाद कर दी। आगे भी पूरे टाइम कभी कहती है मैं एक्टिंग करूंगी, कभी कहती है नहीं करूंगी, मुझे अल्लाह ने मना किया। ये तो बिल्कुल कंफ्यूज है, इनके बारे में कोई जिक्र ना करिए, इन्हें कुछ भी नहीं पता है, ये सिर्फ लाइमलाइट फेक पब्लिसिटी के लिए आ जाती हैं। लेकिन जो आज का मुद्दा है, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी। देश शोकाकुल है, हम बहुत ज़्यादा, मैं शॉक में थी जब मैंने ये बात सुनी कि ऐसे हर्षा को मर्डर कर दिया गया है, ब्रूटली ही दिस मैन हैज़ बीन मर्डर्ड। अरे इनका मर्डर क्यों किया गया है? हिजाब पर फेसबुक पे हम क्या पोस्ट नहीं लिख सकते हैं? अगर मैं उसका विरोध कर रही हूँ तो भी मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं उसका समर्थन कर रही हूँ तो भी लिख सकती हूँ। किसी को कोई हक नहीं है कि वो मुझ पर उंगली भी उठा दे। लेकिन इस देश में क्या हर्षा पहला लड़का है, 26 साल का, इमेजिन करिए उस फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा। वो बहन रोते रोते बार बार एक ही बात बोल रही है, जय श्री राम के नारे लगाता हुआ भर गया मेरा भाई। कितनी दुखद घटना है कि हमने एक 26 साल के एक लड़के को खो दिया। उस परिवार की आप सोचिए क्या क्या गुजर रहा होगा। आप तो यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के सिर्फ बात कर लेंगे, कोई श्रद्धांजलि दे देंगे, बस दैट्स इट। कौन खड़ा है उस परिवार के साथ? ऐसे लाखों परिवार के लड़के मरते जा रहे हैं, लगातार मरते जा रहे हैं, हम में से कोई उनके साथ नहीं। एक हैशटैग चला देते हैं, एक दिन उनके बारे में बात होती है। अंकित तिवारी, कृष्णा, रुपेश, नाम बताती जाऊंगी, रिंकू तिवारी, ये सब, रिंकू शर्मा, सॉरी, ये दिल्ली का लड़का था रिंकू शर्मा। क्या हुआ? दे हैव बीन ब्रूटली मर्डर्ड। लेकिन हाथ क्या लगता है? सिर्फ एक हैशटैग, 2 दिन बात करते हैं हम, फिर भूल जाते हैं, नेक्स्ट मर्डर हो जाता है। जिहादी आतंकवाद बढ़ता जा रहा है देश में। एंड होना चाहिए बरखा जी, एंड होना चाहिए, लेकिन चुनाव के पहले ये हो रहा है। तो मेरा सवाल यही था, क्या ये सियासत को सूट करता है? योगिता भयाना जी,
योगिता जी, बरखा जी से तो मैंने दंगल गर्ल का पूछ लिया। जी हाँ, पंगा गर्ल कंगना रनौत भी, बॉलीवुड भी इस मुद्दे में कूद पड़ा है। रिचा चड्ढा, जावेद अख्तर साहब और उसके बाद पंगा गर्ल कंगना रनौत, उन्होंने तो यहां तक कह दिया अगर हिम्मत है तो अफगानिस्तान में जाकर बुर्का ना पहनकर दिखाओ। देखिए, मुझे मैडम रनौत के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो खुद अपने बयानों में फंस जाती हैं। खुद वो कुछ भी बोलती हैं कि मैं नशे करती थी और कास्टिंग काउच का शिकार हुई। वो खुद कुछ भी करती हैं, वो दूध का धुला अपने आप को बताने की कोशिश करते रहती हैं, पर पूरी दुनिया उनके लिए खराब है। सिर्फ वो एक ही हिंदुस्तान की बेटी हैं, बाकी सब हम बिल्कुल ऐसे ही हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। वो कुछ भी कह के गेट में हो जाती है। वो सब्जी भी खरीदने जाती है, Y+Z+ लेके जाती है। खैर, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरा जो मेन मुद्दा जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही दुख और शोक की बात है जो हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे। बट मनीष जी, हमारे देश में रोज एवरेज ऑन रिकॉर्ड्स 100 मर्डर्स होते हैं। क्या हम हर मर्डर को हिंदू मुस्लिम लिंक कर देंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों हम जानबूझ के इंस्टिगेट कर रहे हैं उस समस्या को? इतने रेप्स, इतने बलात्कार, इतनी हत्याएं होती हैं, क्यों अभी भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम लोग? अगर मेरी बहन बरखा बता रही थी कि हिंदू भाइयों के मर्डर मुस्लिम भाइयों द्वारा हुए हैं, तो क्या मुस्लिम भाइयों की बलि नहीं दी गई है हिंदू भाइयों द्वारा? तो मुझे नहीं लगता, ये एक हेट क्राइम है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। क्राइम्स रुकने चाहिए, मर्डर्स नहीं होने चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। इसीलिए हमें ये डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि किसने किसको मारा और कौन सी जाति ने, कौन से धर्म ने किसको मारा। हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि पीस कैसे बनाए रखें, कैसे शांति लाएं और कैसे, क्योंकि देखिए, हमने रहना साथ में ही है। इट वॉज इवन व्हेन कांग्रेस वॉज देयर, तब भी ये तमाशे होते थे, बम ब्लास्ट होते थे या क्या होता था। अभी भाजपा है ना, तो संभाल लें मोर्चा, क्यों नहीं वो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करती और मर्डर्स रोकती। मैं ये नहीं कहूंगी हिंदू मुस्लिम मर्डर, मैं बोल रही हूँ मर्डर्स, रेप्स, बलात्कार, ये सब रुकना चाहिए हमारे देश में। क्यों नहीं रुक रहा है? ये तो गवर्नमेंट फेलियर है ना। तो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट फेलियर? व्हाई आर वी टॉकिंग कि एक बंदे ने पोस्ट डाला और उसके अगले दिन हत्या हो जाती है? इट्स अ ह्यूमन राइट इशू। व्हाई आर नॉट लुकिंग एट लाइक दैट? जी योगिता जी, इस मामले को लेकर जांच भी चल रही है और लगभग 4 लोगों की कथित तौर पर गिरफ्तारी हुई है, जिन पर शायद ये कथित आरोप है कि उन्होंने ही हर्षा की हत्या की। ये हमारी भी चिंता है, हमारी भी चिंता है, हमारी भी चिंता है कि आखिर समाज में गंगा जमनी तहजीब बनी रहनी चाहिए। जी हाँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी है जो योगिता ने कहा। पा रही है बार बार, ये क्यों पीसफुल सी सामने आते हैं? जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब उसमें कैसे नाम आ जाते हैं? मैं सिर्फ इस पे चिंता जता रही हूँ कि बार बार क्राइम किधर से हो रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं हम देख रहे? और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें उनकी क्यों नहीं सजा मिलती? दूसरा ऐसी हिम्मत ना कर सके। बार बार ये लड़के क्यों कर रहे हैं? ये लड़कियां जो जिनके मर्डर्स हो रहे हैं, बरखा जी इस मुद्दे को लेकर जो गंभीरता, अगर लड़के ने हिजाब के ऊपर अपने व्यूज लिखे हैं, बरखा जी इस मुद्दे को लेकर लेकिन क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? हत्यारों को माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हत्यारों को माफ नहीं करेगा। इस देश का संविधान जो होता है वो संविधान के तहत ही चीजें होंगी। ताहिरा जी, हिजाब की लड़ाई, आगजनी और हिंसा पर आई, इसी को लेकर इंडिया का सवाल है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस मुद्दे पर सभी अपना सौहार्द और शालीनता के साथ चर्चा कर रहे हैं और सभी एक राय बनते दिखाई दे रहे हैं कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल जारी है। हिजाब पर मचे बवाल को लेकर इंडिया का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमान के रूप में शिक्षाविद, इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब, धर्माचार्य डॉक्टर HS रावत, हमारे साथ बरखा त्रेयान, जी हाँ आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाली योगिता भयाना हमारे साथ हैं, ताहिरा हसन जी हाँ आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप भी अपने तरीके से समाज में बदलाव विकास की ओर कैसे हो इसको लेकर काम करती हैं। अतीक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे ये, अतीक साहब देखिए जो हो रहा है इसकी घोर निंदा की जा रही है, निंदा होनी भी चाहिए। जी हाँ, आरोपी पकड़े भी जाएंगे। कर्नाटक पुलिस कह रही है कि उन्होंने धर दबोचा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे अतीक साहब ये है, हिजाब के पीछे आखिर नकाब में कौन लगता है आपको?
मनीष जी, ये मुझसे कम से कम सवाल जो आपने पूछा है मेरे लिए जवाब देना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जग जाहिर है, सारे लोग समझ रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बल्कि मुझे तो आपत्ति है कि और हमारा भरोसा जिसके ऊपर है अल्टीमेटली वो जुडिशरी हमारी, जो केस चल रहा है, जहां पर सुनवाई चल रही है, पिटिशनर्स ने हमारे हाथ जोड़कर कोर्ट से विनती की कि आप ये जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है इसमें क्लैरिफिकेशन लाइए। ये इंटरिम ऑर्डर को स्टेटस को में बदला जा सकता था, इसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत थी, लेकिन पता नहीं इन द विजडम ऑफ द कोर्ट उन्होंने इसको नहीं किया आज तक के। और कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मनीष जी, जिसमें ये बताया गया था कि इंस्टीट्यूट्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, किसको रोकें और किसको एंट्री दें, किस चीज को हम कम्युनल समझे और किस यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म ना समझा जाए। तो ये जो दुविधा क्रिएट की गई है, मैं समझ रहा हूं बहुत बड़ा ये एंगल है। ये तमाम कोशिशें जो हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इसका माइलेज ड्रॉ करने में। मनीष जी, सबसे बड़ी दुख की बात मेरे नजदीक ये है कि एक आग लगी हुई है और हम बजाय उसके कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें, हम उसके अंदर तेल डालने का काम कर रहे हैं। मैं कहीं से कहीं तक ये ठीक नहीं समझता हूं कि आज ये युवा की हत्या के पीछे मैं 10 मुसलमानों के नाम गिनाकर अपने आप को गिरा लूं और ये बात साबित करने की कोशिश करूं कि ये तो हमारे मुल्क में चलता रहता है ना, किसी हद तक के इसको चलने नहीं देना है। पीस, जिस तरह से अभी योगिता जी ने बात की, हमको पैनल के ऊपर अगर कोई बात करना शोभा देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पीस मैसेज, संविधान और पीस मैसेज आईपीसी के तहत जो काम हो रहा है, हमारी जो एजेंसीज है, पुलिसकर्मी जो काम करेंगे उसके ऊपर हमको भरोसा रखना है और कहीं से कहीं तक कोई ऐसा बयान नहीं देना है मनीष जी, अतीक साहब, इस बात का आह्वान दें कि हिंसा अतीक साहब, मुझे याद आता है आप मुंबई से हैं अतीक साहब, और मुंबई में आपको पता है कि हर पुलिस स्टेशन में एक पीस कमेटी, शांतता समिति बनी रहती है। गलत तो नहीं कह रहा अतीक साहब मैं? मोहल्ला कमेटी हमारी बनी है जी, लेकिन उसके बावजूद कौन है जो ये शांति नहीं चाहता? अतीक साहब, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर एच.एस. रावत, डॉक्टर साहब, एक सियासी दल की महिला नेत्री ने कुछ दिन पहले हिजाब को लेकर बयान दिया, हिजाब हमारे आंचल पर अगर हाथ डालोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे। इस तरह की रजिया सुल्तान वाली भाषा आखिर समाज को कैसे जोड़े रखेगी डॉक्टर रावत? देखिए, ऐसी महिलाओं को चाइना से सीख लेनी चाहिए, इनको फ्रांस से भी सीख लेनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से भी सीख लेनी चाहिए। जो चाइना वहां पर मौलानाओं को दाढ़ी रखने नहीं देता, वहां इनकी जवान कहां चली जाती है? वहां क्यों नहीं हाथ काट लेती हैं जाकर के? वहां तो उनकी कॉन्सुलेट के खिलाफ एक प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं है, वहां चाइना एम्बेसी पे जाकर के बोलने की हिम्मत नहीं है। आप फ्रांस में जाकर के उनके एम्बेसी पे बोल के दिखाओ ना, हाथ काट देंगे, पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पता है कि हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू लोग रहते हैं, जैन लोग रहते हैं, लिबरल लोग रहते हैं। इनके खिलाफ आप जला के मार दो, चाहे काट के मार दो, क्योंकि यहाँ का संविधान सबको आजादी दे के बैठा है और जो आईपीसी की धाराएं हैं वो बड़े अपने तरीके से काम करती हैं, कोर्ट अपने तरीके से काम करती हैं। पता है कि आज मार दिया है तो बड़ा समय लगेगा कोर्ट में, जब तक तो पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा व्यक्ति। इसलिए इन सब चीजों की धाराएं तो हैं, देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेनन को फांसी दी, लेकिन 50 लाख मुसलमान उसके जनाजे में था। इसका मतलब 50 लाख लोगों का सपोर्ट था, है ना। अब जम्मू कश्मीर के आतंकवादी बुरहान वानी को वहां पर जब उनको दफनाया गया तो उस समय क्या हाल था? ये तेल डालने का काम कर रहे हैं लगी हुई आग के अंदर। अब जब सच बोलो और सही बात करो, सच बताओ देश में क्या हो रहा है, तो तेल डल जाता है। अरे तेल डालने वालों का ही खत्मा करो ना, जो तेल डाल रहे हैं, जो मर्डर्स कर रहे हैं, एक्चुअल में मर्डर्स कर रहे हैं, तेल तो वो डाल रहे हैं जो एक्चुअल मर्डर्स हैं, जो कम्युनिटी मर्डर करने में बहुत ज्यादा आगे है, तेल तो वो डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ बोल रहे हैं, बोलना ही आता है, हिंदुओं को सिर्फ बोलना आता है, करना कुछ नहीं आता। असली परेशानी है कि इनको अपनी लड़ाई
खुद नहीं लड़नी आती, ये कुछ कर ही नहीं सकते। के लिए काम कर रहे हैं सब डरपोक कहीं के घर बैठे रहते हैं, सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे लिखना जानते हैं, सड़कों पे उतरना जानते ही नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा शांति बनाए रखते हैं। हम बहुत टॉलरेंट है, हिंदूज बहुत टॉलरेंट है, इसी वजह से रोज रोज हिंदू कटता है और हिंदू कटता रहेगा, इसी तरीके से कटता रहेगा। अगर हमने जो हमारे लॉ मेकर्स है अभी भी नहीं जागेंगे, अगर ये जो आप सोचते हैं ना संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो बस संविधान से तो चलेगा, कोर्ट में कहीं जाता है तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब ये रिंकू शर्मा को क्या मिल गई तारीख? हर्षा को क्या मिलेगा? जय श्री राम के नारे लगाते हुए मर गया लड़का, लेकिन मिलेगी क्या? तारीख पर हमें अपने संविधान पे गर्व है, हमें अपने लोकतंत्र पे ताहिरा गर्व जी है। के पास जाना है। ताहिरा जी, आपकी तरह नहीं है हम, एक लड़की का रेप हो गया था अभी दिल्ली में ही। बरखा जी, ताहिरा जी के पास जाना है। ताहिरा जी, मेरा सवाल आपसे, क्या हिजाब, वो क्या बोल रहे थे? ताहिरा जी, सुनना तो चाहिए हम सब। ताहिरा जी, मेरा सवाल आपसे, तो आपसे बरखा जी को बुला के सुना कीजिए। ताहिरा जी, मेरा सवाल आपसे, क्या हिजाब आपको लगता है इस्लाम का धार्मिक चिन्ह है? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, ये तो मेरा सर पे डालने की बात कुरान में है, कवर योर हेड, लेकिन ये डिपेंड करता है, मैं नहीं किए हुए कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, और जो कर रहा है वो करे, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। स्कूल का अपना यूनिफॉर्मिटी है, स्कूल को इसको एडमिशन के टाइम बता देना चाहिए। फ्रांस में क्या हो गया वहाँ क्यों नहीं आपका ये नियम चालू होता? वहाँ नहीं क्यों नहीं नियम इम्प्लीमेंट होता? वहाँ क्यों नहीं आप विरोध करते? मैंने तो कुछ कहा नहीं। देखिए ये कोर्ट डिसाइड करे। मैं कह रही हूँ कि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होती है, स्कूल को एडमिशन के टाइम बता देना चाहिए था, नॉट बिफोर एग्जाम। लाओ ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, डिसाइड करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। अगर स्कूल का बायलॉज है, जब बात आप विरोध करोगे, सपोर्ट नहीं करता, आप विरोध करोगे। हम चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की बच्चियां एक जैसी पढ़े, हम चाहते हैं मुसलमान बराबर रहे। लाया गया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आजादी के बाद लाए थे, तो वो पार्लियामेंट में गिरा दिया गया था और आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। रिफॉर्म हल्के हल्के आता है, उसके लिए जमीन दी जाती है, उसके बाद हल्के हल्के रिफॉर्म आता है। सपोर्ट कौन कर रहा है? रिफॉर्म लाया जाता है। कोड बिल बाद में नेहरू में 3 हिस्सों में पारित किया था। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में क्या है, कब पारित किया गया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रिजाइन क्यों किया था? भाई मैं कहती हूँ कोई वायलेंस करे, वायलेंस गलत है, कोई करे, हमारा भारत का नागरिक मारा जाएगा, ये हमारे लिए दुखद है। हिजाब के इशू को इतना तूल ही क्यों दिया गया कि कभी को मर रहा है, किसी को मारा जा रहा है, लोग, भारत का संविधान, कभी आगजनी हो भारत रही का है, कभी लोकतंत्र पत्थरबाजी हो रही है, सबसे ऊपर है। इस इशू को और आज जी, कोई लोकतंत्र गलत है। आपने हिजाब नहीं जाना, एजुकेशन लेनी है, हमें गर्व है, हमारा लोकतंत्र जो है, हमारा संविधान, बस यहाँ पे बात बांध के चलता है। कितने यहाँ पे होता है, इस बात को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? आगजनी पथराव सब क्यों हो रहा है? कोई कह रहा है काट डालेंगे, कोई कह रहा है मार डालेंगे, हत्या हो रही है, हो क्या रहा है इस देश में? प्यार है तो जनता भी देख ये रुकना चाहिए, लोग आपको पसंद करेंगे। से नो टू वायलेंस, हर बंदा यही कह रहा है कि से नो टू वायलेंस, लेकिन फिर भी लगातार वायलेंस होती जा रही है। क्यों हो रही है वायलेंस? क्यों नहीं रुक रही है? लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा? वो एक कम्युनिटी क्यों नहीं मान लॉ एंड ऑर्डर को मान रही? क्योंकि आप शांति की बात नहीं कर रही हैं। ताहिरा जी, मेरा ये कहना है, से नो टू वायलेंस, और इस डिबेट में मुझे ऐसा लगता है, लेट्स नॉट बी एग्रेसिव, लेट्स डिस्कस, वी आर हियर टू डिस्कस। बरखा जी, ताहिरा जी, आप जब बोलती हैं तो हम लोग चुप रहते हैं। बरखा जी, ताहिरा हम लोग बोलते हैं तो ताहिरा जी, ताहिरा जी, जारी रखिए। बोलने के लिए सुनने का धैर्य भी जरूरी होता है। सोचे वही जो आप बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब ले सकें, ये इंडिया का सवाल है। योगिता भयाना जी हमारे साथ है। योगिता जी, ये ओवर रिएक्शन हो रहा है हिजाब को लेकर, आपको लगता है कि ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा दिखाई देता है?
देखिए, ओवैसी जैसे इंसानों के लिए तो प्रोपेगेंडा ही है, उसको तो अपना जमीन तैयार करनी है, उसे तो मौका मिलता है और वो उल जलूल बयान तो शुरू से देते आए हैं। उनकी बात को आप मुस्लिम से नहीं जोड़ सकते, और जो मास मुस्लिम है, और ना कि अगर आप एक अगर कोई क्राइम हुआ है उसको पूरे एक समुदाय से जोड़ सकते हैं। कि मैं अभी मिस्टर सिन्हा की भी बात सुन रही थी, आपके चैनल, आपके पत्रकार से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ये वर्ग ऐसे ही करता है। ये बहुत गलत स्टेटमेंट्स हैं, स्पेशली कमिंग फ्रॉम लीडर्स। ये ही हमें पीस स्थापित करना है, हम पीस की बात करें, पर ये जो वर्ग को, एक ग्रुप को या एक समुदाय को, एक धर्म को ऐसे बांट देना, ये गलत है। क्योंकि आसिफा भी हमारे देश की बच्ची थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था, अशफाक भी थे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये क्राइम की बात कीजिए, ये गलत है। किसी के घर में किसी के साथ भी क्राइम नहीं होना चाहिए। वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर अ पीसफुल सोसाइटी, ये होना चाहिए। पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम, बरखा जी, बहुत दुख होता है। मतलब 21वीं सदी में आप ऐसी बातें कर रही हैं ना, इंस्टिगेट करने वाली बातें कर रही हैं। यहाँ पर फिर कुछ क्राइम होगा, आपको रेपुटेशंस नहीं मालूम, आपको दुनिया फॉलो करती है, आपको भी रेपुटेशंस नहीं मालूम कि ये तो टॉलरेंट लोग हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये मर्डर कर ही नहीं सकते। बार-बार जब इन्वेस्टिगेशन होती है, नाम आते हैं तो आप सिर्फ नामों को ओवरलुक कर देंगे। बरखा जी, इंडिया का सवाल में लाखों करोड़ दर्शक आपको देख सुन रहे हैं। ऐसे कोई भी बयान न दिए जाएं जो कि उकसाने वाले हो। हमें इससे बचना है, इंडिया का सवाल है, हमें इससे बचना है। बरखा जी, मेरा ये कहना है कि यहाँ पर हम बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जी हाँ, सभी एक राय। ब्रेक के पहले सारे सम्मानित मेहमानों ने एक राय, एक सुर में कहा कि शांति रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर रावत हो, अतीकुर रहमान साहब हो, ताहिरा जी हो, योगिता जी हो, और आपने भी ब्रेक के पहले इस बात की हिमायत की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहस, हम चर्चा आगजनी और हिंसा को लेकर कर रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बहस में इस तरह की बातों से अगर किसी के विचारों को उग्रता पैदा हो जाए तो मुझे लगता है ये अपने आप में चित्त की हिंसा होगी, तो हमें इससे बचना होगा। बरखा जी, मैं आता हूं आपके पास। अतीक साहब, मेरा सवाल आपसे, आखिर इस पूरे मामले का, आपने ये कहते कहते संकेतों में तो जरूर कहा कि सियासत ही इसके पीछे है, लेकिन मेन मैन्युफैक्चरर कौन लगता है आपको जो कि इसको प्रोपेगेंडा कर कर अपना लाभ ढूंढ रहा है? सारी पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए जिम्मेदार है मनीष जी, और इसीलिए आप जानते हैं कि जो हेट क्राइम से रिलेटेड बिल्स हैं वो आज तक के पार्लियामेंट में पारित ना हो पाए हैं। सरकार की कोई कोशिश नहीं है कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी मेंटेन हो सके। इस समाज के अंदर इलेक्शन के दौरान खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि वल्चर की तरह काम कर रही है, गिद्ध की तरह काम कर रही है। वोट पाने के लिए आपने देखा होगा बड़े से बड़े लीडर ने ऐसे बयान दिए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति वोट पर टिकी हुई है। वो खून देखते हैं, वो देखते हैं लोग तड़पे और हमको वोट मिले, लोग खून बहाए और हमको वोट मिले। और इस मुतालिक मनीष जी, बड़ी अच्छी एक शायर ने बात कही है कि हम लड़े मगर लड़कर मरे क्यों, मारने के लिए कुदरत बहुत है, और जो सियासत है उसको लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। जी, कॉमन सिविल कोड आए तो आप सपोर्ट करोगे? डॉक्टर रावत, कॉमन सिविल कोड अगर आप सपोर्ट करोगे अतीकुर रहमान? मनीष जी, मैं जवाब जी, मैं चाहूंगा डॉक्टर रावत और अतीक साहब को एक फ्रेम में लाया जाए। जी, जवाब सुनिए। अतीकुल रहमान साहब, आज जो आपने स्टेटमेंट दी बड़ी प्यारी दी है, मीठी मीठी दी है। अगर इस देश की सामाजिक समरसता के लिए और सद्भावना रहे, हिंदू मुसलमान की बच्चियां एक जैसी रहें, अगर सरकार कॉमन सिविल कोड लाती है तो आप उसको सपोर्ट करोगे? रावत जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, और जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत आवश्यक है। बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर वाजपेयी जी के जमाने से ये बात थी, पहले 5 साल और अब ये 3 साढ़े 3 साल, लेकिन मोदी सरकार ने इसका कोई ढांचा पार्लियामेंट के अंदर अब तक पेश नहीं किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आप लाएंगे न मैं लाऊंगा, बल्कि सरकार लाएगी, और सरकार इसके अंदर असमर्थ रही है। इसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी लाने में असमर्थ रही है, तो आप किसको दोष दे रहे हैं?
जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो साइन बाग होता है, यानी हंगामा खड़ा होता है कि मुसलमानों पर नकेल कसने की, उनकी शरीयत को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप जैसे लोग आगे आए, आप जैसे लोग आगे आते हैं और आप जैसे लोग टीवी पर सपोर्ट करते हैं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे खुशी है, लेकिन आप जैसे लोग ईसाइन बाग को सपोर्ट करोगे नहीं, हमारे इस्लाम को हमला हो गया है, आपको पता नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। बुर्का नहीं छोड़ेंगे, तो जब ये स्थिति जब बनेगी तो बड़ी दिक्कत आएगी। आज मुझे खुशी होती है, मैं चाहता हूं आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर आगे आए और इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और हम सब उसका स्वागत करें, भाईचारा बना रहे। सरकार की जिम्मेदारी है, आपके बोलने से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा, मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। यूनिफॉर्म और हिजाब को लेकर जो जंग चल रही है, अतीक साहब, डॉक्टर रावत, आप लोग रहे बरखात रेहान के पास शायद मुझे लगता है कोई ऐसा फॉर्मूला है जो वो कह रही हैं कि मैं बताना चाहती हूं, मैं बोलना चाहती हूं। बरखा जी, आपके अंदाज में आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म की आड़ में आता दिख रहा है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम सब सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत आज से ही कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मैंडेटरी है स्कूल में, हिजाब नहीं पहन सकते। सारे भाइयों को ये बता दीजिए कि हिजाब में पहन करके बेटियां नहीं जाएंगी, वो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगी। शुरुआत यहीं से करते हैं। संवैधानिक अधिकार है जी। ताहिरा जी, मुझे याद है आपने मेरी पिछली डिबेट में कहा था, अतीक साहब आता हूं, ताहिरा जी ने कहा था कि अगर स्कूल पहले बता दे, जी हाँ, अगर वो स्कूल पहले बता दे कि हिजाब नहीं चलेगा और यूनिफॉर्म में आना है तो ये बेहतर होगा। ताहिरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा था, मैं रिपीट करती हूँ, यूनिफॉर्मिटी एसेंशियल इन स्कूल। अगर स्कूल एडमिशन के टाइम बता देता तो ये 6 बच्चियाँ कहीं और एडमिशन लेती, चाहे मदरसे में ले चाहे कहीं लें। बिफोर एग्जाम बताते हैं तो इससे नुकसान किसका होता है? एजुकेशन हैम्पर हो रहा है बिटियों का, तो इसलिए ये पहले बता देना चाहिए। ये एग्जाम से पहले क्यों ड्रैग किया गया इशू? ये तो एडमिशन के मतलब टाइम ही बता देना चाहिए था, मेरा मानना है। और कॉमन सिविल कोड जो है ये बिल्कुल ले आया जाए, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए, उसको सब देखे, देश की महिलाएं उसको देखे, उसके बाद उसको पास करिए। जी, पास करिए। आपने कहा एग्जाम के पहले क्यों इशू बनाया गया? ताहिरा जी, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एग्जाम जो 5 राज्यों में है उसके पहले ये पेपर आया है, और ये पेपर जब आया है तो जनता ये जानती है कि आखिर इस पे क्या लिखा जाना चाहिए। सियासत। जी हाँ, डॉक्टर रावत, तो एडमिशन के टाइम की बात है ना जी। नहीं ताहिरा जी, मैंने अपने विट के तहत इस चीज को जोड़ने की कोशिश की, संकेतों के जरिए बोलने की मैंने बात अपनी रखी है। ताहिरा जी, आता हूं आपके पास। डॉक्टर रावत, मसला सुलझ सकता है, एक कदम किसी को आगे बढ़ना होगा, कौन बढ़ेगा आगे? देखिए, अतीकुल रहमान जैसे विद्वान और तारा हसन जैसी विदुषी और इस प्रकार के अगर देश हित के लिए अगर ये लोग आगे आए तो निश्चित तौर पर सुलझ सकता है। लेकिन दिक्कत यह आती है जब कट्टरपंथियों के फतवे इनके ऊपर जारी हो जाएंगे गर्दन काटने के, तो तकलीफ हो जाएगी। फिर ये भी पीछे हट जाएंगे, फिर डिबेट में नहीं आएंगे, फिर पीछा छुड़ा जाएंगे। दिक्कत ये आती है क्योंकि जो उदारवादी लोग हैं वो चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सब मिलकर के रहें, सब प्यार से रहें। हम भी यही चाहते हैं। हमारे अंदर तो कहीं विरोध है ही नहीं, हमारे अंदर तो प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब उधर से अटैक होता है तो बचाव के लिए फिर कहीं ना कहीं जय श्री राम बोलना पड़ता है, अदरवाइज तो हमने कभी पहल की नहीं। डॉक्टर रावत, मुझे अभी जानकारी दी गई है कि ताहिरा जी को जाना है। ताहिरा जी, मेरा छोटा सा सवाल और छोटा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, आखिर एक पहल हो जाए कि हाँ, हिजाब को हम अलग रखते हैं और हम यूनिफॉर्म में जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है मसला पूरा हल हो जाएगा। बिल्कुल खत्म, दी एंड। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये स्कूल को बता देना चाहिए था। वो स्टूडेंट्स जो है उनको पूरा स्कूल को राइट है कि अपना वो गाइडलाइन बनाए, लेकिन ये बात एग्जाम से पहले नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना। और अभी रावत जी कह रहे थे, मैं 1 सेकेंड लूंगी, कि डर जाएंगे। रावत जी, हम तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोल रहे थे और बहुत लोग हमारे खिलाफ थे, बहुत कुछ कह रहे थे, हम तो बिल्कुल नहीं डरे।
जी, मैं तो हम आपका डरते हार्दिक नहीं है। अभिनंदन ट्रिपल करता तलाक हूं। के खिलाफ हम बोल रहे थे, तब भी लोग जैसे यहाँ मैं बरखा आपकी- जी बोल रही मैं है आपकी उस टाइम हमारे खिलाफ हमारी कम्युनिटी के लोग बोल रहे थे, तो हम मैं इसके आपकी आदी बहुत हैं। तायरा जी, हमारे लिए तायरा कोई जी, असर नहीं पड़ता। तायरा जी, हम आपके- साधुवाद चाहिए, आपके- संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए। आपके- बस आपको हम साधुवाद गंगा हिजाब खत्म जमनी करवाइए। तहजीब को मानते बाकी हैं। तायरा जी, छोड़िए, आपके यूनिफॉर्म पीछे में- यूनिफॉर्म आपके में पीछे बेटियों रखी को पढ़ाना है। आपके पीछे हम रखी मानते हैं किताबें ये आपके कबीर पीछे की रखी जमीन है, किताबें ये रामा की कहती जमीन हैं है, कि आप जो गौतम भी की समाज जमीन है, के दो अक्षर विकास प्रेम का और पढ़े समाज तो के पंडित समृद्धि होए। के लिए जरूरी है, वो आप लब खोलकर बोलती हैं। जी हाँ, मुझे एक लाइन आती है, ज़बान पे जो पाबंदियां लग गई तो लब खोलकर आवाज अगर तुम न दोगी तो भला वो और कौन होगा। तायरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई। अतीक साहब, फाइनल कमेंट, ये मसला सुलझ सकता है, पहल करने की जरूरत है। की पहल होगी, अवश्य होगी मनीष जी। यहां पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हिजाब के पूरे मामले को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है। अगर माइनॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व करना कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर। अदरवाइज वो चैलेंज होते रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज उसका नाजायज फायदा उठाती बेहतर रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के में मामला अंदर लंबित है, इंतजार करिए। जी, संविधान के तहत चीजें हो। अतीक साहब भी इसकी वकालत कर रहे हैं। अतीक साहब, आप बने रहें क्योंकि ये फाइनल राउंड है और मुझे सबसे 10-10 सेकंड का कमेंट लेना है। योगिता जी, एक पहल हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में शांति भी बनी रहेगी। अतीक साहब कह रहे हैं कि संविधान के जरिए पहल हो। देखिए, संविधान के जरिए पहले, इसीलिए मामला कोर्ट में है। मेरा सोल्यूशन की तरफ मामला है। मैं इंस्टिगेट करने में बिलीव नहीं करती हूँ। सोल्यूशन ये है कि अभी उन्हें समय दे दिया जाए, अगला सत्र जब आए तब उनको बता दें कि ये बुर्का ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, तो आपको 6 महीने का समय नए सत्र से आप लागू करें और बता दीजिए जिसको एडमिशन चाहिए वो ले लेगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। योगिता जी, बरखा जी, मेरा सवाल आपसे है, एक ऐसा माहौल बनाओ जो समाज को सूट करे, सियासत को नहीं। जी बिल्कुल, पूरे मुद्दे पे सियासत कतई नहीं होनी चाहिए। बेटियों को पढ़ाना है, हिजाब हटाना है, चाहे 2 महीने में हटे, चाहे अभी हट जाए, चाहे 6 महीने में हटे। हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। जी, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। डॉक्टर रावत, धर्माचार्य, आप हिंदू स्कॉलर हैं, आखिर आपको क्या लगता है समाज की शांति के लिए अतीक साहब के मुताबिक संविधान के जरिए चीजें हो तो वो अपने आप में सर्वमान्य होंगी? देखिए, ये सच है कि इस देश में विभिन्नता में एकता है। हम कोई मुसलमानों के धर्म के विरोध में नहीं है। वो अपने घर में हिजाब पहने, बुर्का पहने, अपने विवाह फंक्शन में कुछ भी करें, लेकिन जहां देश की उन्नति और विकास का मामला आता है, समरसता और समानता की बात आती है, तो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, इनके अंदर यूनिफॉर्म जो कोड होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपस में कहीं उंगली ना उठे कि ये देखो हिजाब में क्यों आई है, ये देखो तिलक लगा के क्यों आया, इसने कलावा क्यों बांध रखा है। जो उंगलियां उठती है ना, अब मान लो 6 लड़की हिजाब में आएंगी तो बाकी तो उंगली उठाएंगी जी, ना। डॉक्टर रावत, उंगली नहीं उठनी चाहिए, लेकिन उंगली करने वाले जरूर मुद्दे को लेकर उंगली करते रहते हैं। लेकिन इंडिया का सवाल में अतीकुर रहमान साहब, डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ, बरखा त्रेहान जी, योगिता भयाना, आप सब लोग जुड़े, आप सबका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते इंडिया का सवाल खत्म करते करते मैं केवल यही कहना चाहूंगा, हमने मुद्दा इसलिए लिया क्योंकि बवाल है, इंडिया का सवाल है, दर्शक जानना समझना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दुष्यंत साहब की लाइन मुझे याद आती है, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।